पिछले वीडियो में हम लोगों ने पेंशन संबंधी नियमों पर पेंशन को डिफाइन किया था, पेंशन के देयता के संबंध में बात किया था और ये बताया था कि पेंशन हेतु आरकारी सेवा किस प्रकार गणना करते हैं और कौन कौन सी सेवा होती है जिसमें हम पेंशन के रूप में उसको शामिल नहीं करते हैं। आज हम बात करेंगे पेंशन के प्रकार पर। जितनी भी बात कर रहा हूं उसमें से कोई भी प्रश्न उन बातों पर बन सकता है, इसलिए एक एक शब्द को आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा और जितनी बात लिखी हो उसको उतार लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी पे, और जो बोल रहा हूं उनको अच्छा सा दिमाग में रख लीजिएगा। अब आती है पेंशन प्रकार। आप देखिए, पेंशन के हमने संक्षेप में 7 प्रकार बता दिए हैं, लिखे हैं। अध्यवस्था पेंशन, सेवानिवृत्तिक पेंशन। सेवानिवृत्तिक पेंशन में 2 पेंशन है, 8 पेंशन हो जाएगी, 8 प्रकार की पेंशन। स्वैच्छिक पेंशन, अनिवार्य पेंशन, आपका प्रतिकर पेंशन, असाधारण पेंशन, एक्स ग्रेशिया पेंशन, अशक्तता पेंशन, पारिवारिक पेंशन। ये 8 प्रकार की पेंशन है और ये 8 प्रकार की पेंशन आप अगर उसमें से एक एक पैराग्राफ भी लिख देंगे, 4-4 लाइनें भी लिख देंगे तो आपके 3 से 4 पेज आराम से फिल हो जाएंगे अगर आ जाता है। पेंशन से क्या आप समझते हो, पेंशन की आर्ता बताइए और पेंशन के प्रकार बताइए, तो आप पूरा लॉन्ग आंसर बना देंगे। इस पर कैसे कैसे प्रश्न बने हैं यह हम लास्ट एपिसोड पर पेंशन पर डिस्कशन करेंगे जब मैं पेंशन को समाप्त करूंगा। और ये पेंशन पर लगभग 4 से 5 एपिसोड तैयार होंगे और लास्ट के एपिसोड पे हम जो जो प्रश्न आए हैं विगत वर्षों में उस पर चर्चा करेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं पेंशन के प्रकार पर। यह भी सिविल सर्विस रेगुलेशन के 424 जो रूल है उसमें पेंशन के प्रकारों का उल्लेख किया गया है। तो पहली पेंशन है अध्यवस्था पेंशन, जो नॉर्मली सभी को मिलती है और अध्यवस्था पेंशन से ही 90% लोग आच्छादित होते हैं। अध्यवस्था पेंशन अधिकतम आयु पूरी करके जब कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है, या कहने का मतलब सेवानिवृत्ति की जो निर्धारण अवधि होती है उस पर जब रिटायर होता है कोई व्यक्ति, सेवानिवृत्ति प्राप्त करता है, तो उसको अध्यवस्था पेंशन कहते हैं, सुपर एनुएशन पेंशन कहते हैं, उसको रिटायरमेंट पेंशन नहीं बोलते। जैसे कोई व्यक्ति 60 वर्ष की सेवा पर सेवानिवृत्ति की आयु है तो वो अध्यवस्था पेंशन पाएगा। अगर कोई प्रोफेसर है 65 वर्ष की आयु पर उसको सेवानिवृत्त होना है तो उसकी सुपर एनुएशन पेंशन 65 वर्ष मानी जाएगी। तो 60 वर्ष या जो उसकी अधिकतम सेवावधि है उस पर जब प्राप्त कर लेगा, आयु पूर्ण कर लेगा तो वो होती है अध्यवस्था पेंशन के बाद आता है सेवानिवृत्तिक पेंशन। रिटायरमेंट अध्यवस्था पेंशन में कभी कभी डिफरेंस पूछ लेगा तो आप बताएंगे अध्यवस्था पेंशन सामान्यतः 60 वर्ष की, या अगर प्रोफेसर या कोई अन्य ऐसी विशेषज्ञ सेवा पर है जिसकी कोई आयु निर्धारित की गई है, जो वो आयु पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होता है तो उसको हम अध्यवस्था पेंशन कहते हैं। सेवानिवृत्तिक पेंशन के अंतर्गत स्वैच्छिक और अनिवार्य सेवानिवृत्ति मानी जाती है, पेंशन को माना जाता है। इसके अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होता है, अनिवार्य सेवानिवृत्त होता है, और जब हम उसको हम पेंशन देते हैं तो उसको सेवानिवृत्तिक पेंशन कहते हैं। और यह सेवा में जो आपकी अध्यवस्था आयु पूरी करने की अवधि होती है उससे पहले जब व्यक्ति रिटायर कर दिया जाता है, सेवा मुक्त कर दिया जाता है, तब उसको हम स्वैच्छिक या अनिवार्य पेंशन कहते हैं। स्वैच्छिक पेंशन को पाने के लिए यदि कोई व्यक्ति, कोई सरकारी सेवक 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है या 20 वर्ष की उसने नौकरी कर लिया है, या तो उसकी एज 45 साल की हो जाए या उसकी नौकरी 20 साल की हो जाए, तो वो व्यक्ति स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का अपना आवेदन कर सकता है और सरकार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे सकती है। यदि उसके विरुद्ध कोई विभागीय कार्रवाई नहीं चल रही है, अन्य सारे ड्यूज क्लियर है, तो वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है। अनिवार्य कंपलसरी एक प्रकार का पनिशमेंट सेवानिवृत्ति होती है। ये 50 वर्ष की आयु जब कोई व्यक्ति पूरा कर लेता है तो सरकार को लगता है कि ये व्यक्ति सरकारी कार्य के अनुसार या अनुरूप नहीं काम कर पा रहा है और ये उसका जो कर्तव्य दायित्व है ये उसके सही नहीं है, तो वो 3 माह का नोटिस देकर या 3 माह का अग्रिम वेतन देकर कंपलसरी रिटायरमेंट उसको दिया जा सकता है। तो इस स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और अनिवार्य सेवानिवृत्ति दोनों ही दशाओं में आपको पेंशन की देयता बनती है। अब पहले अनिवार्य सेवानिवृत्ति दशा में पेंशन नहीं थी, लेकिन 2001 में अनिवार्य कंपलसरी रिटायरमेंट में भी पेंशन दी जाने लगी है। तो आपकी अध्यवस्था पेंशन हो गई, सेवानिवृत्तिक पेंशन हो गई।
तो जब भी अध्यवस्था पेंशन सेवानिवृत्ति पेंशन के बीच में डिफरेंस आए तो आप बता देंगे। अध्यवस्था पेंशन सेवा में जो अधिकतम आयु पूरी करके जब व्यक्ति रिटायर होता है तो उसको हम अध्यवस्था पेंशन कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति उस अधिकतम आयु से पहले स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होना चाहता है या सरकार किन्हीं कारणों से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति करता है तो उसको हम सेवानिवृत्ति पेंशन कहते हैं। तीसरा प्रतिकर पेंशन कंपनसेशन पेंशन। कंपनसेशन पेंशन तब दिया जाता है जब मान लीजिए कोई स्थायी पद समाप्त हो जाए, कोई विभाग ही समाप्त हो जाए, किसी प्रकार का पद समाप्त कर दिया जाए। तो जब वो विभाग समाप्त हो जाएगा, जब विभाग समाप्त हो जाएगा तो एक स्पेशल पद है, वो पद भी समाप्त हो जाएगा और उस पद को कहीं अन्यत्र समायोजन ना हो पाए, मतलब वो पद सरकार में हो ही ना उस विभाग के अतिरिक्त, तो ऐसी दशा में हमको कंपनसेशन पेंशन प्रतिकर पेंशन देना होता है। अब आता है असाधारण पेंशन। असाधारण पेंशन उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे सरकारी विभाग है जहां जोखिमपूर्ण सेवा है, जैसे पुलिस विभाग हो गया, वन सेवा हो गई, आपका अभियोजन सेवा हो गई, ऐसे बहुत सी सेवाएं हैं जहां पर जोखिमपूर्ण काम करना होता है। और जोखिमपूर्ण काम करने वाले की अगर काम की प्रकृति है उस सेवा में और काम करते वक्त उसकी मृत्यु हो जाती है तो शासन यानी कि गवर्नमेंट, उसका कोई रूल नहीं है कि उसको एक समान रूप से असाधारण पेंशन दे ही दी जाएगी। तो ऐसे प्रकरण शासन को संदर्भित होते हैं और शासन निर्णय लेता है कि असाधारण पेंशन की देयता बन रही है अथवा नहीं। विभाग रिकमेंड करेंगे और शासन उस पर जोखिम को देखते हुए, सेवा के प्रकृति को देखते हुए ये निर्णय लेगा और उस असाधारण पेंशन में क्या क्या उसको दिया जाना है इस पर शासन अपने आदेश में उल्लेख करेगा। पांचवा है एक्स ग्रेशिया पेंशन। एक्स ग्रेशिया पेंशन तब दी जाती है जब सेवा के दौरान इंसान अंधा या विकलांग हो जाए। सेवा के दौरान सेवा की प्रकृति ऐसी हो, ऐसा काम हो कि वो अंधा हो जाए, विकलांग हो जाए और काम के लायक ही ना बचे, ये हो कि अब वो काम ही नहीं कर पाएगा, तो एक्स ग्रेशिया। असाधारण पेंशन एक्स ग्रेशिया पेंशन में यही अंतर है। असाधारण पेंशन में तो मृत्यु होती है, लेकिन एक्स ग्रेशिया पेंशन के अंतर्गत सेवा के दौरान अंधा या पूर्ण रूप से विकलांग हो जाए, सेवा के अयोग्य हो जाए, तब एक्स ग्रेशिया पेंशन दिया जाता है। अगला है अशक्तता पेंशन। अशक्तता पेंशन इनवैलिड पेंशन है, या भी कुछ एग्रेसिया पेंशन जैसा ही है, लेकिन इसमें अंधा या विकलांग शब्द का उल्लेख नहीं है। अशक्तता का मतलब है कि मेडिकल रिपोर्ट यह साबित कर दे कि यह व्यक्ति काम करने योग्य नहीं है। ये चिकित्सा प्रमाण पत्र पर ही आधारित होगा। अगर चिकित्सा प्रमाण पत्र पर लिख जाता है कि यह पूर्ण रूप से, स्थायी रूप से काम के योग्य, सरकारी कार्य के योग्य नहीं रहा, यह अशक्त है, तो ऐसी दशा में इनवैलिड पेंशन जारी की जाएगी और इनवैलिड पेंशन आदेश जारी करने की तिथि से देय होगी, यानी कि चिकित्सा प्रमाण पत्र निर्गत करने की डेट से ये शुभ कार्य योग्य हो जाएगी। तो यह अशक्तता पेंशन हो गई। अब आता है बात पारिवारिक पेंशन। पारिवारिक पेंशन अध्यवस्था पेंशन और सेवानिवृत्ति पेंशन के लिए में ही लागू होता है समानता। क्यों? पारिवारिक पेंशन या तो व्यक्ति रिटायरमेंट के पहले एक्सपायर करेगा या रिटायरमेंट के बाद एक्सपायर करेगा, तो पारिवारिक पेंशन होगी। पारिवारिक पेंशन का आशय यह है कि जो व्यक्ति नौकरी कर रहा था उसको पेंशन न मिलकर उसके परिवार के किसी सदस्य को पेंशन मिले, तो उसको कहते हैं पारिवारिक पेंशन। तो वो दो ही दशा में होगा, नौकरी कर रहा है अध्यवस्था आयु पूरी करने से पहले या सेवानिवृत्ति में स्वैच्छिक या अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेने से पहले वो व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है, तो पारिवारिक पेंशन की देयता बनेगी। कभी कभी क्या होता है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति या अध्यवस्था आयु पूरी करने के पश्चात जब रिटायर होता है व्यक्ति, उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है, तब ये पारिवारिक पेंशन की देयता बनेगी। तो ये दो दशाओं में पारिवारिक पेंशन की देयता बनती है। तो पारिवारिक पेंशन की देयता के संबंध में इसके और विस्तार पर हम अगले वीडियो में जाएंगे, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि पारिवारिक पेंशन यदि व्यक्ति रिटायरमेंट से पहले, अध्यवस्था आयु से पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको पेंशन क्या मिलेगी। संक्षेप में बता दूं कि यदि कोई व्यक्ति अध्यवस्था आयु पूरी करने से पहले कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने से पहले या अनिवार्य सेवानिवृत्ति करने से पहले व्यक्ति की नौकरी में रहते हुए मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को मृत्यु के डेट से अगले 10 वर्ष तक
पूरी पेंशन मिलेगी जितनी पेंशन उसको मिलनी चाहिए थी अगर वो व्यक्ति जिंदा होता। मान लीजिए उसने अधवस्था आयु पूरी कर लिया है, 60 साल की आयु पूरी कर लिया है, तो हम और या वो व्यक्ति स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो गया था और स्वैच्छिक सेवा में निवृत्त हो गया था 55 साल की आयु में, तब हम और उसकी मृत्यु हो गई 57 साल की आयु में, तो ऐसी दशा में हम उसको पूरी दर पर, यानी कि जितना उस कर्मचारी को मिलती पेंशन उतनी पेंशन हम उसके 67 वर्ष की आयु पूरी होने तक या 10 वर्ष तक जो पहले हो जाए, या तो 10 वर्ष पहले हो जाए या 67 वर्ष आयु पूरी पहले हो जाए, जब तक वो अवधि नहीं पूरी होगी तब तक हम उसको पूरी पेंशन बोल देंगे, यानी कि फुल पेंशन। और 10 वर्ष पूरे होने या 67 वर्ष की आयु पूरी होने पर उस डेथ या मृत्यु को जो प्राप्त हुआ है हमारा कर्मचारी, डिसीज जो पेंशनर है या कर्मचारी है, तो उसको फिर उसके पश्चात 10 वर्ष के पश्चात उसके परिवार को हम सामान्य पेंशन देंगे, यानी कि लास्ट पे डाउन का 30%। इस पर हम अगले वीडियो में डिटेल में आएंगे, फार्मूले के साथ आएंगे पारिवारिक पेंशन पर। अभी तो मैं इसको थोड़ा डिफाइन कर रहा हूं पेंशन को। अब आता है पेंशन के भाग, पेंशन में क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो ध्यान रहे, पेंशन में पेंशन का पार्ट होता है पेंशन या पारिवारिक पेंशन जैसे भी स्थित हो। अगर व्यक्ति नौकरी में रहते हुए एक्सपायर हो गया है तो पारिवारिक पेंशन मिलेगी, अगर व्यक्ति रिटायर हुआ है तो पेंशन मिलेगी। नंबर 2 ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी अनिवार्य रूप से दोनों दशाओं में मिलेगी, चाहे व्यक्ति रिटायर हुआ हो, सेवानिवृत्त हुआ हो या चाहे एक्सपायर हुआ हो, ग्रेच्युटी दोनों दशा में मिलेगी। वैसे सामान्य ग्रेच्युटी मिलेगी, अगर मृत्यु हो गई नौकरी में रहते हुए तो फिर मृत्यु ग्रेच्युटी मिलेगी। और तीसरा राशिकरण, राशिकरण उसी दशा में मिलता है जब व्यक्ति सेवानिवृत्त हुआ हो। अगर व्यक्ति सेवानिवृत्त से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसमें राशिकरण दे नहीं होता है, क्योंकि राशिकरण कर्मचारी की मांग पर दिया जाता है, ना कि उसके परिवार की मांग पर। ध्यान रखिएगा, राशिकरण कर्मचारी की मांग पर दिया जाता है, और जब वो कर्मचारी रहा ही नहीं, मृत्यु हो गई, तो मांग ही नहीं सकता। वो तभी मांगता है जब रिटायर होता है, उससे पहले भी नहीं मांग सकता। उसका कोई नॉमिनेशन नहीं होता है कि वो नौकरी में रहते हुए नॉमिनेट कर जाए कि मुझको राशिकरण चाहिए होगा। वो उस समय मांग करता है जब वो रिटायर होता है। तो ऐसी दशा में राशिकरण नहीं मिलेगा अगर वो व्यक्ति मृत हो गई है, केवल सेवानिवृत्त की दशा में ही राशिकरण मिलेगा। तो पेंशन के 3 भाग हैं, पेंशन या पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी और राशिकरण। अब आता है पेंशन का आगरण, कैलकुलेशन ऑफ द पेंशन। तो पेंशन में कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखिएगा, हम 20 वर्ष की अगर पूरी नौकरी कर लेते हैं तो आपको पूरी पेंशन मिलती है। इसलिए 20 वर्ष की छमाही कितनी हुई? 40। इसलिए 40 बटे हमेशा लिखा जाता है। पहले हम 66 लिखते थे जब 33 साल की नौकरी करनी होती थी, 116 से पहले। अब 116 के बाद आपकी सेवा को 20 साल पर पूरी पेंशन कर दिया गया है, तो इसलिए मैक्सिमम छमाही हमने 40 कर दिया है। तो इसका उदाहरण है अंतिम आहरित वेतन। अंतिम आहरित वेतन का मतलब पे मैट्रिक्स पर जो वेतन दिया जा रहा है, डीए नहीं जुड़ेगा इस पे, ठीक है। जिस लेवल पर व्यक्ति नौकरी कर रहा है उस लेवल पर जो पे मैट्रिक्स पर उसका वेतन अंतिम रूप से आहरित कर रहा था सेवानिवृत्ति की डेट को या मृत्यु की डेट को, तो वो आपको लिखा जाएगा। और गुणे अर्हकारी छमाही, जितने साल की उसने नौकरी किया है, अगर 40 साल से ज़्यादा किया है तो आप 40 ही लिखेंगे, 20 साल से अधिक सेवा किया है तो आप 40 से छमाही लिखेंगे। अगर 20 साल से कम सेवा किया है तो उसको छमाही बदल देंगे। मान लीजिए हमने जैसे उदाहरण दिया, 15 वर्ष 2 माह उसने नौकरी किया है, तो 15 वर्ष में 30 छमाही हो गई। अब 2 माह में छमाही बनेगी नहीं। अगर 3 माह लिखा होता, 15 वर्ष 3 माह, तो हम 1 छमाही कर देते, 31 छमाही कर देते। क्योंकि 15 वर्ष 2 माह लिखा हुआ है इसलिए हमने 30 छमाही लिख दिया। अधिकतम 40 है। मान लीजिए अगर 22 साल की नौकरी किया होता तो 44 छमाही हो जाती, लेकिन हम गुणे 40 से लिखते, हम 44 नहीं लिखेंगे क्योंकि अधिकतम हमको 40 लिखना है, ठीक है। बटे 2 और गुणे 40, गुणे 40 क्या है? अधिकतम छमाही। तो बात समझ में आ गई, ये फार्मूला है। तो आपने देखा 15,000 निकल के आया,
जब आप डिवाइड करेंगे प्रतिमाह, और इस 15,000 में महंगाई राहत जो उस समय डीए चल रहा होगा वो डीए जोड़ देंगे रिटायरमेंट के समय, और डीए समय समय पर जो बढ़ता जाएगा, जैसे सरकारी कर्मचारी का डीए लगता रहता है वेतन में, वैसे पेंशनर का भी सेम डीए होता है जो सरकारी कर्मचारी का होता है नौकरी में रहते हुए, वो डीए लगातार जुड़ता रहेगा। अगले एपिसोड में हम ग्रेच्युटी, राशिकरण और पारिवारिक पेंशन के आगरण पर चर्चा करेंगे। इसको आप जो स्क्रीन पर है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने रजिस्टर में कॉपी पर इसके टेबल उसका चार्ट ये बना लीजिए। और यदि मेरे दोनों एपिसोड में किसी प्रकार की कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप अनिवार्य रूप से कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप कमेंट्स बॉक्स में लिख देंगे इन दोनों के मटेरियल के बारे में जो मैंने आपसे डिस्कशन किया है, तो उसको मैं अगले वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होंगी। मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए सभी सरकारी कर्मचारियों के बीच में, ऐसे कर्मचारी के बीच में जो डिपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे हैं और जो ऐसे विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश वित्तीय नियम आते हों। बहुत बहुत धन्यवाद।